नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। मैं अंकित घनघोरिया। हमारा देश हिंदुस्तान, भारत, इसको लोग इनक्रेडिबल इंडिया बोलते हैं। तो इनक्रेडिबल इंडिया बोलने का जो बाहर के लोगों का मुख्य कारण रहा है, जो हमारे देश की परिभाषा रही है, जो आधार रहा है, वो ये था कि यहाँ पे भिन्नता में अनेकता में एकता है। हमारे पास बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नेशन है, ज्योग्राफी है, डेमोग्राफी है, और उसके बाद भी ये एकजुट है, जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी हम करंट फेस की बात करें तो आपको न्यूज़ में ज़रूर सुनने को मिल रहा होगा, मराठी ना बोलने पे मारा गया, कन्नड़ ना बोलने पे ऑटो रिक्शे वाले ने सवारी नहीं दी, तमिल ना बोलने पे निकाल दिया गया। तो ये जो नेटिव रीजनल आउटरेज है, वो कहाँ तक इतने बड़े डाइवर्सिफाइड नेशन को सस्टेन कर पाएगा? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन ऑन इंडिया एज अ नेशन। जहाँ पे हर 200 किलोमीटर में भाषाएं बदल जाती हैं, रीति रिवाज बदल जाते हैं, उसके बाद भी हज़ारों सालों से ये भारत एक दूसरे को समझता है। ये जो छोटा सा शब्द है ना, समझ, ये समझ इतनी गहरी है भारत के लोगों में, इतनी गूढ़ता से बसी हुई है कि एक कश्मीरी भी कन्याकुमारी से आए हुए लोगों को बड़े प्रेम से ट्रीट करता है। और यही समझ हमारे जो टर्म्स हैं, अनेकता में एकता, भिन्नता के बाद भी हम जुड़े हुए हैं, ये जो क्लाइडोस्कोपिक नेचर है हमारे भारत का, इसको एक थ्राइविंग जर्नी पे सस्टेन करता है। नहीं तो आप इमेजिन करिए कि अगर हर राज्य, हर रीजन इतना स्ट्रिक्ट हो जाएगा अपने कल्चर, कुजीन, कस्टम्स के लिए कि उसको एक्सचेंज करना तो छोड़ो, उस पर वो घमंड करके अगर उस पर लड़ने लगे तो विकास कहाँ तक होगा? हमारे देश में कुछ गिने चुने सेंटर्स हैं डेवलपमेंट के, बॉम्बे, दिल्ली, बंगाल का कैलकाटा, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई। तो क्या यहाँ पे जो इतने लार्ज स्केल पे एक सेंट्रलाइज इकोनॉमी चल रही है, वो वहाँ के नेटिव लोग ही चला रहे हैं? नहीं। यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और बाकी कई राज्यों से लोग जाते हैं। जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो हमारा यूथ है, जो हमारा गोल्ड है, स्मार्टेस्ट ब्रेन, वो इन जगहों पे जाके काम करता है, वहाँ की इकोनॉमी को अपलिफ्ट करता है, और एज अ नेशन एज अ होल उसको सपोर्ट करता है। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन कि गुजरात में बन रहे टूल्स, मशीनरी, केमिकल्स अगर महाराष्ट्र में फिनिश और रिफाइन होने नहीं आएंगे तो फिर भारत में पहुंचेगा क्या? या बंगाल में बन रहा जूट का इतना बड़ा जो उद्योग है, उसके जो रॉ प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो अगर सिर्फ बंगाल में ही बेचे तो वो तो व्यापारी भी मरेगा, और साथ में हमारे देश में जो डिमांड है वो भी पूरी नहीं हो पाएगी। जो पोर्ट्स के कारण सामान आ पा रहा है थ्रू कोस्टल रीजन्स एंड कोस्टल राज्य, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिल, तो क्या वो अपना ट्रेड बंद कर दें बाकी राज्यों से? जब ये चीज़ संभव नहीं है तो फिर एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के प्रति समझ रखना, इसको कैसे भुलाया जा सकता है? आसान, सरल, सुलभ भाषा में अगर हम बोलें तो हर राज्य अपने कस्टम, कुजीन, कलिनरी प्रैक्टिसेस, मेथड्स से एक यूनिक कलर बन के उभरता है, और हर एक को इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, वहाँ पे रहने वाले लोगों को भी और भारत के अन्य राज्य वाले लोगों को भी। पहली बात यह है, रिस्पेक्ट हर एक कल्चर, हर एक रीजन की भाषा, संस्कृति का करना है। लेकिन अगर उस नेटिव प्लेस के नेटिव लोग अपने कल्चर, कस्टम, भाषा, संस्कृति का घमंड करें, अभिमान करें, और घमंड की सीमा इतनी बड़ी हो जाए कि दूसरे राज्य, दूसरे रीजन से आने वाले लोगों को पकड़ के मारा जाए, ज़बरदस्ती बोला जाए कि आप वैसे ही बने,
ये गलत है। ये इतना गलत है कि आपकी संस्कृति कितनी भी अच्छी हो, लेकिन ये जो जबरदस्ती का काम है वो उस संस्कृति को नकारने लायक बना देगा। अगर कोई टूरिस्ट महीने 2 महीने कुछ दिनों के लिए कर्नाटका, तमिल या महाराष्ट्र में आता है, तो क्या आप उसे मार मार के समझाएंगे कि नहीं, आपको मराठी आना पड़ेगी, तभी हम आपको ऑटो रिक्शा देंगे, तभी हम आपको खाने की चीज़ देंगे, तभी आपको होटल मिलेगा? कितना लॉन्ग टर्म में इकॉनमी को, कल्चर को एंड एज अ नेशन कितना नुकसान होगा। बल्कि प्रयास ये रहना चाहिए, ये दोनों को मैं बोल रहा हूँ, जो वहाँ के हैं और जो बाहर के हैं, कि आप हर एक रीजन के कल्चर को, भाषाओं को, संस्कृति का रिस्पेक्ट करें। और अगर आप साल 2 साल या लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ रह रहे हैं, वहाँ के रहवासी बन रहे हैं, वहाँ के सिटीजन बन रहे हैं, तो उस कल्चर को रिस्पेक्ट करते हुए अपने प्रैक्टिसेस में लाएं, उस भाषा को सीखें। ये आपके डे टू डे कन्वीनियंस के लिए भी अच्छा है, ये ज़रूरी है। और एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, मैं सीखना चाहता हूँ, इसके तो पक्ष में बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर किसी से नहीं आ रही है, वो इतने सालों में नहीं सीख पाया, तो क्या आप उनको सड़कों पे मारेंगे? तो ये जो जय महाराष्ट्र, जय छत्रपति शिवाजी के नारे लगाने वाले जो 2 कौड़ी के लोग हैं, उनको पहले समझना चाहिए कि महाराज छत्रपति शिवाजी थे कैसे। हमारे भारत में मराठ के क्षेत्र से वो राजा बने। तो जब वो राजा बने तो उनका राज्याभिषेक करने एक हिंदी भाषी गंगा भट्ट पंडित ब्राह्मण आया। कहाँ से? वाराणसी के घाट से। संस्कृत में पूजा हुई, राज्याभिषेक हुआ, पद्धति राजपूताना थी। और आपके छत्रपति शिवाजी महाराज का जब जीनोलॉजिकल लीनिएज देखा गया, मतलब उनके जीन्स बताए गए, तो वो राजस्थान के मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत घराने से हैं। तो जब इतना बड़ा नेशन है तो माइग्रेशन होता रहा है और रिस्पेक्ट हर एक चीज़ की होती है। खुद छत्रपति शिवाजी महाराज जो इतने डोमिनेंस में थे, उन्होंने मराठा एम्पायर को मिड पार्ट ऑफ इंडिया और साउथ पार्ट ऑफ इंडिया तक फैलाया। क्या उन्होंने भाषा के नाम पे बच्चों को, औरतों को, असहाय को, गरीब को परेशान किया, हरास किया? नहीं। तो आप जिनकी पूजा कर रहे हैं, पहले उनसे कुछ सीखिए। स्वराज को और सही नीति, रीति और धर्म से अगर समाज को चलाने के लिए अगर किसी ने सतत प्रयास करे हैं तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने पर्शियन लोगों से बात करने के लिए, सही पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए पर्शियन भाषा सीखी। कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन अच्छा करने के लिए उन्होंने पर्शियन भाषा सीखी। कुछ उनको अरेबिक भी आता था, उनको संस्कृत भी आती थी। साउथ में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ से बात करने के लिए उनको पार्शियल वे में वो भाषाएं भी आती थी। तो जो खुद महाराज रह चुके हैं, छत्रपति महाराज, वो खुद भाषाओं के महत्व को समझते हैं, अपने रीजन का भी रिस्पेक्ट करते हैं, और स्वराज, एक सही धर्म को स्थापित करने के लिए दूसरी भाषाओं को भी सीखा। उनका कोई धर्म खराब नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने ये साबित किया कि भाषा सीखने से आप ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, तभी वो करोड़ों दिलों पे राज कर पाए। और उन्हीं को मानने वाले आज लोगों को सड़कों पे मार रहे हैं। आप इमेजिन करिए, सिंधिया परिवार जो ग्वालियर में है, ये भी तो पेशवा लोग रहे हैं, मराठी हैं। क्या इन्होंने हिंदी नहीं सीखी? क्या इन्होंने मार मार के लोगों से बोला कि ग्वालियर वालों मराठी बोलो? या ग्वालियर वाले इनको मार रहे हैं कि तुम हिंदी बोलो? वो तो सीख गए ना दशकों में। बड़ौदा के जो राजा हैं गायकवाड़, वो भी मराठी हैं। तो कल्चरल एक्सचेंज ज़रूरी है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट ज़रूरी है, समझ, ये जो छोटा शब्द है समझ, एक दूसरे के प्रति समझ होना चाहिए। और वैसे भी जो ठाकरे बंधु हैं, उद्धव ठाकरे और अपने राज ठाकरे, अगर इनका भी जीनोलॉजिकल लीनिएज देखा जाए, ये तो बिहार से आए हुए हैं
और बिहार के लोगों को ही मार रहे हैं। सैकड़ों सालों पहले ये मगध वंश से ही ठाकरे जो कम्युनिटी है वो आई है, और इन्होंने अपना जो सरनेम है उसमें जो चेंजेस करे हैं वो एक अंग्रेज को देख के करे। के की जगह जो सी आज लगा रहे हैं वो एक अंग्रेज को देख के कर रहे हैं, और ये भाषा के नाम पे उन्हीं बिहार यूपी वालों को मार रहे हैं जहां से सैकड़ों साल पहले इनके ठाकरे पूर्वज आए थे। सो दिस इज बिग आयरनी। People want to teach in school, but they do not understand their own platform they are standing on. वो कहाँ खड़े हैं, वो खुद को मतलब अपनी स्थिति जाने बिना ही दूसरे पे हाथ उठा रहे हैं। अंततः मैं यही बोलूँगा, भारत जोग्राफिकल डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड, अगर आप इसका पूरा एक नटशेल में बात करें, यहाँ पे हमेशा डाइवर्सिटी रही है। किसी देश में सिर्फ ठंडी है या सिर्फ बरसात है या ड्राई सीज़न है या गर्मी है, लेकिन भारत बहुत ही कम क्षेत्र हैं पूरे पृथ्वी पे जहाँ पे बारिश भी अच्छी होती है, ठंडी भी अच्छी होती है, गर्मी भी अच्छी होती है। हमारे पास फूड सप्लाई है इन्हीं डाइवर्सिटी के कारण। हर 200 किलोमीटर में भाषा, रीति रिवाज, संस्कृति चेंज होती है, फिर भी एक दूसरे के प्रति गठन है, बंधन है, प्रेम है और समझ है। यहाँ पे पहाड़ भी हैं, नदियाँ भी हैं, वैलीज भी मिलेंगी, प्लेट्यूज भी मिलेंगे, फिर भी ये अखंड भारत। तो डाइवर्सिटी इज़ अ बेसिक नेचर ऑफ दिस लैंड। आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। सो आई होप एक सटल वे में आई हैव ट्राइड टू कन्वे माई मैसेज टू ऑल द एलिजिबल यूथ एंड द पीपल इन पॉपुलेशन। लोगों को समझ में आया होगा और ये नफ़रत की राजनीति से ऊपर उठ के जो भारत की रियल परिभाषा है उसको समझ के लोग जुड़ेंगे, और जो हमारे युवा हैं और आने वाली जनरेशन है वो इन चीज़ों को समझेगी, इस पे लड़ाई ना करे। थैंक यू, धन्यवाद।